जैसे कि आपको पता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वो ऑलरेडी समझ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सोर्सेस थे वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स क्या हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल्स क्या हैं। नाउ ये टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, पहले मैं ये बताना चाहती हूँ। बिकॉज कोई भी आप एग्जाम उठा के ले लो, कोई भी जिसमें जीके आ रही है, उसमें इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, पार्ट 6 क्या है, ठीक है, स्केड्यूल 7 क्या है, अमेंडमेंट 7 के तहत कौन सा पार्ट हट गया। सो दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हमें देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अंडरस्टूड? ओके, फटाफट से मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूं। What are parts, what are schedules, and इसके साथ एक और साथी भी था जो था आर्टिकल्स। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पार्ट्स क्या होते हैं। पार्ट्स आर द चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। वहीं इसी चैप्टर के अंदर क्या होता है, आपका कंटेंट होता है, और वो ही कंटेंट को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो सब पार्ट्स। जस्ट अ सेकेंड, सब पार्ट्स, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी हमारी एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, राइट, उस एनसीईआरटी बुक्स की बहुत गंदी आदत है कि हमें दे देना डू यू नो दिस, राइट। सो वो डू यू नो क्या होता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्केड्यूल्स कहते हैं। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ओरिजिनल काउंट पार्ट्स का कितना था, 22। आज के टाइम पे कितना है, 25। ये चेंज किसकी वजह से आया है, ड्यू टू अ नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स। नाउ व्हाट आर अमेंडमेंट्स? अमेंडमेंट्स का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम नीड जो है वो चेंज हो रही है, तो चेंज होने की वजह से डिफरेंट चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने संविधान में। जनरेशन बदल रही है, जनरेशन की इच्छाएं बदल रही है, जनरेशन की एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम आवर जुडिशरी, फ्रॉम आवर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, वो भी कॉन्टिन्यूसली बदल रही है, ठीक है। इन्हीं चीजों की वजह से ये अमेंडमेंट्स देखने को मिलते हैं। सेम अमेंडमेंट के तहत अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो स्केड्यूल्स थे पहले वो कितने थे, वो 8 थे, लेकिन आज के टाइम पे वो कितने हैं, 12 हैं। अब हम ये सारे पार्ट्स क्या हैं, ये सारे स्केड्यूल्स क्या हैं, इनको एक एक करके अच्छी तरह समझेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखो हम जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे वो एक ट्रिक की वजह से पढ़ेंगे। अब मैंने कैमरा इसीलिए ऑफ कर दिया सो दैट नाउ यू विल सी कि क्या है पूरी ट्रिक, हमें कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। पार्ट्स मैं आपको बता चुकी हूं, हमारे पास कितने थे ओरिजिनली, 22 थे। अगर मैं आपसे करंटली बात करती हूं तो ये है 25। ओके, डन। नाउ ट्रिक ध्यान से समझ लो, इसी ट्रिक को मैं ब्रेक करके आगे आपको हर एक पार्ट के बारे में बताऊंगी। ओके, नाउ फर्स्ट इज terrific citizens respect DPSP duties. Union state governments manage UTs, पंचायत, नगर पालिकास क्या होती हैं, municipalities and cooperative bodies. Scheduled areas handle center-state relations, finance, trade, service, tribunals, elections. Understood? Next, special provision ensure reservation, language rule, emergency power, include miscellaneous clauses, amendments, temporary setup and constitutions commencements. Okay? चलिए, अब ये हमारे पास क्या आ गई, एक आपकी पूरी ट्रिक है जिसको हम क्या करेंगे, छोटी छोटी पार्ट्स में ब्रेक करके समझेंगे।
सबसे पहले अब देखो क्या लिखा है, टेरिफिक सिटीजन्स रिस्पेक्ट डीपीएसपी ड्यूटीज। नाउ लेट मी ब्रेक इट फॉर यू। टेरिफिक क्या है आपका, इस पार्ट 1। पार्ट 1 है क्या, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, राइट। इसी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि इंडिया क्या है, एक यूनियन है स्टेट्स का, राइट। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इंडिया को कहा गया है कि इंडिया एक तरीके से ग्रुप है स्टेट्स का। और ये चीज मैं पहले भी डिराइव कर चुकी हूं कि स्टेट्स जो है सिर्फ हमारे हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए, झारखंड के लिए नहीं यूज होता। स्टेट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर हम एक कंट्री को भी स्टेट बोल सकते हैं, हम एक कॉन्टिनेंट को भी क्या है, स्टेट आपका बोल सकते हैं। तो जो पहला हमारा पार्ट है, पहला चैप्टर है, वो हमें यही बताता है कि जो भारत है वो एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स भी हैं और बहुत सारी क्या है आपकी यूटीज भी हैं। अंडरस्टूड, राइट। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया कि इंडिया इज अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स एंड नंबर ऑफ यूटीज, ये हमें पार्ट 1 में पता चलता है। और पार्ट 1 ही वो है जिसके तहत हम सारी स्टेट्स को नाम देते हैं, हम सारी स्टेट्स की बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं, हम सारी स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज करते हैं, नेम चेंज करते हैं, किसी स्टेट को ब्रेक करते हैं। ये सारे काम जो है किसके अंदर होते हैं, इस पार्ट 1 के अंदर होते हैं। पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 इज अबाउट सिटीजनशिप, कि कैसे किसी भी एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी। बेसिकली जब ये पार्ट बनाया गया था तो इसका काम ये था कि देखिए अभी नई नई क्या हुई है, पार्टीशन हुई है, राइट। और पार्टीशन के तहत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके हमारे पास अब फिक्स्ड एक एविडेंस नहीं है कि हाँ यार ये इंडिया में ही रहते थे, ये माइग्रेटेड नहीं है। तो ये सिटीजनशिप वाला जो मेजर क्लॉज है इसका यूज पार्टीशन के टाइम पे हुआ था। ऑल्दो आज भी हम यूज करते हैं, लेकिन आज हम आर्टिकल 11 को यूज करते हैं। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन अगर हम बात करें तो इसके 5 से लेके 10 तक के आर्टिकल्स को उस टाइम पे ज्यादा जो है यूज किया गया था। ओके, नेक्स्ट रिस्पेक्ट क्या है, हमारे लिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी है, हमारे पार्ट 3 की। नाउ पार्ट 3 is about fundamental rights। कितने फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। और ये पार्ट 3 इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। ये फंडामेंटल राइट्स हमें क्यों दिए गए हैं कि इन फ्यूचर कभी भी आपके साथ कोई वायलेशन होता है तो आप इनके तहत जो है न्याय की डिमांड कर सकते हैं। नाउ फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 32, राइट। ये आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है। इसके जैसे ही क्लॉज हमें आर्टिकल 226 के अंदर देखने को मिलते हैं जो किसके लिए है, हाई कोर्ट के लिए है, राइट। नेक्स्ट वी हैव डीपीएसपी। नाउ डीपीएसपी इज आर पार्ट 4, ठीक है। अब पार्ट 4 डीपीएसपी का मतलब क्या है, पहली बात तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इट इज योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाम से ही देखो बहुत क्लियर है कि यार एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हमारे पास ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो किसी स्टेट के लिए बनाई जाएंगी या फिर बनाई गई हैं आज तक, ठीक है। नीड ऑफ स्टेट क्या है, राइट। बेसिकली ये पार्ट बताता है कि एक स्टेट की डिमांड क्या है। मान लेते हैं हमारे पास 2 स्टेट्स हैं, एक हरियाणा ले लो, एक आप उत्तर प्रदेश ले लो। नाउ हरियाणा की नीड्स आर डिफरेंट, ठीक है। हरियाणा एज अ स्टेट
में भी डिमांड करता होगा कि हमें क्या चाहिए, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे पास ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगा, ज्यादा फील्ड में एम्प्लॉयमेंट आएगा। वेयर एज यूपी की ये सारी डिमांड्स ना हो, तो इन्हीं सारी डिमांड्स को देखते हुए, इन्हीं सारी नीड्स को देखते हुए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो इन्हीं के अंदर बनाई जाती हैं। एंड डीपीएसपी फर्दर आगे भी डिवाइडेड है। इफ यू रिमेंबर, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो डीपीएसपी है वो आगे 3 ग्रुप्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज योर सोशियो इकोनॉमिक, देन गांधीयन, एंड थर्ड हमारा कौन सा है, लिबरल, राइट। डोंट वरी, आज जो भी हम ये ब्रीफ में कर रहे हैं ना, ये आगे हम पूरा डिराइव करके पढ़ेंगे A to Z। ओके, नेक्स्ट ड्यूटीज हैं अब हमारे पास। देखो ड्यूटीज क्या है ये आपको याद रखना है। दिस इज पार्ट 4A। नाउ दिस इज सम काइंड ऑफ अमेंडमेंट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आप पूछोगे मैम अगर आप बोल रहे हो कि अमेंडमेंट है तो बता तो दो कौन सा अमेंडमेंट है। बिल्कुल, ये है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट, यहां पे लिख रही हूं, ठीक है। ईयर भी आपको याद होना चाहिए, दैट इज योर 1976, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। नाउ व्हाट आर दीज ड्यूटीज? सो दीज ड्यूटीज आर मॉरल वैल्यूज बेसिकली। अब मॉरल वैल्यूज कैसे होती है कि आपको अपनी आर्मी की रिस्पेक्ट करनी है, आपको अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। आपको जब जन गण मन हो रहा है, यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट, राइट। सो दीज आर द सम ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमें ये पर्टिकुलर पार्ट जो है बताता है। इसमें कुछ बेसिक चीजें भी लिखी गई हैं जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। कहीं आप बाहर हैं पब्लिक प्लेस में तो आपको वायलेंस नहीं क्रिएट करना है। ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं इस पार्ट में बताई गई है, ओके। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखो, टेक्निकली हमने 4 पार्ट्स पढ़े हैं, बट जब मैं इनको काउंट करती हूं, सो दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5. It means ये कहना कि हमारे पार्ट की काउंटिंग आज भी 1 to 22 ही है, राइट। बट जब उसको एक्चुअल में काउंट करें तो वो 1 से 25 है। इस वजह से, बिकॉज हमने क्या कर दिया, अमेंडमेंट करके पार्ट्स के आगे ए लगा दिया, ओके। चलिए, सो एक स्टेटमेंट जिसके तहत अब आप क्या कर सकते हैं, 5 बेसिकली यहां पे पार्ट्स जो हैं पढ़ सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, और इसी के साथ मैं आपको एक स्टार पॉइंट भी यहां पे मेंशन करना चाहूंगी। हम लोग पार्ट 7 को स्टडी नहीं करते बिकॉज पार्ट 7 जो है रिपेल कर दिया गया है। किसके तहत? 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इसको रिपेल कर दिया गया है, राइट। तो हमने अभी क्या देखा पीछे कि यस हमने वहां पे 4A तक पढ़ा। अब हम यहां पे पढ़ेंगे यूनियन विच इज योर पार्ट 5 and states which is your part 6 and union territories which is your part 8. We are not going to study this part 7 because इसको हमने क्या कर दिया है, रिपेल कर दिया है। इन डेप्थ ये क्या था, ये क्यों रिपेल हुआ, वो हम पूरी स्टोरी आपकी अमेंडमेंट्स में पढ़ेंगे। राइट नाउ हमारा मेजर फोकस क्या है, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, ओके। नाउ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट से बहुत क्लियर है कि देखिए यूनियन में क्या क्या पावर्स होंगी, ठीक है, क्या क्या पोजीशंस होंगी, वो पार्ट 5 में बताया गया है। स्टेट में क्या क्या पावर्स होंगी, क्या क्या पोजीशंस होंगी, वो हमें यहां पे बताया गया है।
सिमिलरली पार्ट 8 के अंदर कि यूटीज के अंदर कैसे गवर्न की जाएगी गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्न कर रही है तो क्या क्या पोजीशंस होंगी, क्या क्या उनके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो सारी चीजें हमें इन पार्ट्स में देखने को मिलती हैं। एक और चीज, अगर आपको कभी भी ट्रिक ना याद आ पाए तो देखिए पार्ट 5 है ना, यूनियन 1 2 3 4 5, there are 5 लेटर्स होंगे, ठीक है। पार्ट 6 है ना, तो इसको क्या कर लो, स्टेट्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 की हमारे पास क्या है, 6 लेटर्स है। सो पार्ट 5 एंड पार्ट 6 आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात चल ही रही है तो हमने यूनियन देख ली, स्टेट देख ली, यूटी देख ली। पंचायत क्या है, हमारी एक तरह से लोकल गवर्नमेंट है, और ये किसके अंदर आती है, आपके पार्ट 9 के अंदर आती है। अब अगर हमने पंचायत की बात कर ही ली है, हमने अगर किसकी बात कर ली है, एक तरीके से रूरल एरिया की गवर्नमेंट की बात की है, तो नगर पालिका जो क्या है आपका पार्ट 10, जिसको हम म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, जो भी एक फॉर्म ऑफ क्या है, लोकल गवर्नमेंट है, बट किसकी, अर्बन एरिया की, ठीक है। तो याद रखना, दिस इज पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी। नाउ वी हैव local government, panchayat, that is part 9. We have part 10 municipality. Now sorry, yeah, I have to make a correction here. This is 9A, okay, not 10. मैं काउंट में उसको 10 गिन गई थी तो मैंने यहाँ पे फटाफट से वो 10 ही लिख दिया, बट नहीं, दिस इज 9A. नेक्स्ट वी है कॉपरेटिव बॉडीज। नाउ कॉपरेटिव बॉडी क्या है, अगेन ये एक अमेंडमेंट वाला पार्ट है, विच इज 9B, ओके। अब एक चीज आपको याद रखना है कि जो पार्ट 9 हो गया, 9A हो गया या फिर 9B हो गया, ये तीनों ही अमेंडमेंट के तहत आए हैं, राइट। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो पार्ट 9 है वो कौन से अमेंडमेंट के तहत आया है, तो ये आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया है, राइट। वहीं अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई म्युनिसिपैलिटीज किससे आई हैं, तो जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वो 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया है। वहीं कोई आपसे पूछ ले कि अच्छा फिर कॉर्पोरेटिव बॉडीज किससे आई हैं, तो वो ही भाई आपका 97 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है आया है। सो दीज 3 पार्ट्स तीनों ही किसके तहत आए हैं, किसी ना किसी अमेंडमेंट के तहत इस पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड हुए हैं। अब एक चीज याद रखिए, टेक्निकली अगर मैं देखूं तो ये 5 to 9 ही है, बट अगर मैं इसको काउंट कर रही हूं तो देखो 5 में पीछे काउंट कर चुकी हूं ना, अगर आप ध्यान से दो 1 2 3 4 4 वो 5 हो गए, 6th 7th 8th 9th 10th 11th। तो टेक्निकली विद दिस 2 स्टेटमेंट्स आप 11 पार्ट्स जो है यहाँ पे कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो अब हमारे पास है स्केड्यूल एरियाज। नाउ स्केड्यूल एरियाज क्या है, दीज आर योर पार्ट 10, ठीक है। अब ये जो पार्ट 10 है वो बेसिकली किसके बारे में बताता है कि कैसे हम जो स्केड्यूल एरियाज है, जो ट्राइबल एरियाज है, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए आप ट्राइबल एरियाज, ठीक है, इनकी सेफ्टी, ठीक है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को हम मॉनिटर करते हैं। बिकॉज अगर मैं बात करती हूँ कोई भी स्केड्यूल ट्राइब है, ठीक है, तो वो काउंट में कम है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको सेफ गार्ड करना, उनको प्रोटेक्ट करके रखना। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसके अंदर कवर किए गए हैं, इस पार्ट 10 के अंदर जो है कवर किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस, क्या दर्शाता है, पार्ट 11 के बारे में दर्शाता है, जो हमें बताते हैं कि ठीक है, मान लिया इंडिया कहता है कि हम क्या है, एक क्वासी फेडरल है, हमारे इंडिया के अंदर एक फेडरल सिस्टम है जिसके तहत वी हैव यूनियन, वी हैव स्टेट एंड वी हैव कॉन्करेंट। बट एट सम पॉइंट कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जब हम चाहते हैं कि स्टेट भी
और यूनियन भी क्या आ जाए, हमारे साथ आ जाए। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारी बातें कहां पे लिखी गई हैं, इस पार्ट 11 में जो है मेंशन की गई हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं फाइनेंस की, इसके साथ 2-3 और वर्ड्स हैं, फाइनेंस हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ये कौन सा पार्ट है, सो दिस इज योर पार्ट 12, राइट। इसके अंदर क्या करते हैं, जितने भी सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल जो भी मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पे लिखे गए। अब फाइनेंशियल प्रोसेसेस क्या होते हैं कि टैक्स कितना लग रहा है, टैक्स कहाँ लग रहा है, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर पार्ट में की गई हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूं तो ये ट्रेड टर्म दर्शाता है आपका पार्ट 13। अब अगर हम बात करें तो इस एक छोटी सी टर्म के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि इंडिया के पास किन किन चीजों के लिए फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, इंडिया किन किन कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है, किस चीज का ट्रेड कर रहा है, कितनी अमाउंट के साथ ट्रेड कर सकता है, कितनी अमाउंट के साथ ट्रेड नहीं कर सकता है। सो ये सारी चीजें जो हैं हमें पार्ट 13 में देखने को मिलती हैं। नाउ पार्ट 13 का पूरा नेम आप यहीं पे मेंशन कर लीजिए, दैट इज योर ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट वी हैव पार्ट 14, जो ये सर्विस वर्ड हमें यहां पे दर्शा रहा है। पहली बात तो आप पार्ट 14 को अच्छी तरह कंप्लीट कर लीजिए प्रॉपर लिख के, that is services under union and states, right? Now what type of service अगर हम बात करते हैं, सो ये बात हो रही है आपके रिक्रूटमेंट की। अब रिक्रूटमेंट क्या होता है अगर हम देखिए तो स्टेट लेवल पे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे तो भाई यूनियन सेंट्रल लेवल पे भी क्या है, बहुत सारी जॉब निकलती हैं। एंड वही सारी जॉब्स की जो रिक्रूटमेंट है उसका प्रोसेस हमें पार्ट 14 में जो है दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ट्रिब्यूनल्स विच इज योर पार्ट 14A, राइट। अब ये किसके तहत ऐड हुआ था, तो ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको हमने ऐड किया था, जिसमें क्या करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे होगा, उसके सारे क्लॉजेस इसमें मेंशन किए गए हैं। अनदर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रेपिटेटिव पार्ट इज योर दिस, that is election, which is your part 15। अब इसके अंदर आप सारे इलेक्शंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि जितने भी आपने देखे हैं इलेक्शंस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, सारे इलेक्शन, उसके अलावा कि ये जो सारे इलेक्शंस हो रहे हैं क्या ये फेयर है या नहीं है, ठीक है। बहुत बार हमने देखा है कि लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये जो इलेक्शन है ये अनफेयर हुआ है, ये डिसीजन तो हो ही नहीं सकता था। तो ऐसा नहीं है, हमारे संविधान में देयर इज अ प्रॉपर क्लॉज जो ये चेक करता है कि भाई इलेक्शन एक प्रॉपर तरीके से हुआ है, राइट। सो वो कौन सा दिखता है, आर पार्ट 15। नेक्स्ट वी हैव पार्ट 16 विच इज अबाउट योर स्पेशल प्रोविजंस एंश्योर रिजर्वेशन। नाउ ये चीज हमें क्या बताता है, पार्ट 16 के बारे में बताता है। रिजर्वेशन वर्ड सुन के आपके दिमाग में गवर्नमेंट एग्जाम्स में जितनी भी रिजर्वेशंस होती हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, यस, all the reasons that why these categories को हमें रिजर्वेशन देनी पड़ी, ये बात कहां पे है, ये बात इस पार्ट 16 में है। अंडरस्टूड, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट लैंग्वेज रूल्स क्या दर्शाता है हमें, पार्ट 17 दर्शाता है ना। पार्ट 17
इज अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हमारे पास? सो हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। व्हाई दीज लैंग्वेज आर ऑफिशियल? इनके अलावा कोई और ऑफिशियल क्यों नहीं बन पा रही है? एक्सक्यूज मी, ये सारी चीजें हमें पार्ट 17 जो है बताता है, राइट। इवन दो लिस्ट ऑफ दीज लैंग्वेजेस की यार ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, इनकी स्क्रिप्ट है। एक रीजन जो मैं आपको मेजर बता देती हूं, कोई भी लैंग्वेज ऑफिशियल क्यों बन पा रही है? बिकॉज उसकी स्क्रिप्ट है ना। इंग्लिश इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, उर्दू इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। व्हाई? बिकॉज हमारे पास क्या है? लिपियां हैं। हम इंग्लिश को लिख सकते हैं, लिखी हुई है देखो मैंने, हम हिंदी को लिख सकते हैं, हम उर्दू को लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट which is your part 18, it's about emergency provisions। अगर हम बात करते, मैंने पहले भी आपको ये चीज शायद से बताई है कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज है। नेशनल इमरजेंसी है, हमारे पास स्टेट इमरजेंसी है, हमारे पास फाइनेंस इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ये तीनों के बारे में ही कहां पे बात हुई है? तो भाई देखिए पार्ट 18 में इनके बारे में बात की गई है, ठीक है, कि भाई कब नेशनल इमरजेंसी कब लगानी है। ऐसा तो नहीं होता ना कि देखो यार नीड फाइनेंशियल इमरजेंसी के लग नेशनल इमरजेंसी रही, नहीं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, सिचुएशंस, कंडीशंस, ठीक है। और इसमें यह भी बताया गया कि हम कब तक खुद को रोक भी सकते हैं ना, कि यार बस अब रोक लेते हैं, अब और जो है यहां पर ऐड नहीं करते, हम इसको रहने देते हैं, इमरजेंसी नहीं टल सकती है तो टाल देते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स भी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि गवर्नमेंट इस पार्ट को जब भी देखती है तो उसकी एक इच्छा यही होती है कि यार देखो अगर टल रहा है तो कोई बात नहीं, टाल देते हैं। तो वो भी हमें यहाँ पे चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट वी हैव मिसलेनियस। अब मिसलेनियस क्लॉज में क्या आते हैं कि देखिए कोई भी चीज एडमिनिस्ट्रेटिव के रिगार्डिंग रह गई हो, जो कवर ना हुई हो उस पॉइंट पे, तो उन चीजों को हम मिसलेनियस में डाल देंगे। अब मिसलेनियस के बाद भाई अमेंडमेंट का आना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज नहीं है उसको ऐड करना है, ऐड करने के लिए चेंज करना पड़ेगा, चेंज करने के लिए वी नीड अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस हमें इस पार्ट 20 में देखने को मिलता है। पार्ट 21 is about your temporary setups। now इसमें क्या है, मान लेते हैं स्पेसिफिक स्टेट ले लो, चलो अब तो स्टेट नहीं है, इट्स अ यूटी नाउ, इट्स जम्मू एंड कश्मीर। तो हम देखते थे कि जम्मू कश्मीर में इंडिया से अलग जो है गवर्नमेंट प्रोसेस चलता था थोड़ी टाइम पहले, है ना। अब तो आपको उसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो ये चीज क्यों थी कि एक स्टेट को या फिर एक यूटी को इतना स्पेशल पावर क्यों दी जा रही थी, ऐसी क्या नीड्स थी उसकी, ठीक है, वो हमें इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर देखने को मिलता है, विच इज योर पार्ट 21। अब बच क्या गया हमारे पास लास्ट, तो वो है आपका पार्ट 22, राइट। सो आपने ये सारी चीजें देखी कि देखिए हमारे पास टेक्निकली अभी भी काउंट में तो 22 ही पार्ट्स है, बट काउंट अगर हम उसको एक्चुअल में काउंट करते हैं तो वो कितने हैं? 25 हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं और वो सारे अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। चलिए ये तो हो गया पार्ट्स के बाद। नेक्स्ट आते हैं स्केड्यूल्स। नाउ स्केड्यूल्स आर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो फटाफट से इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को समझ लेंगे। हमारे पास कितने स्केड्यूल्स हैं? 12 स्केड्यूल्स हैं। एक ट्रिक पढ़ेंगे, दैट इज योर टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आपने ये पहली बार बहुत बार देखी भी होगी, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप ये पहली बार देख रहे हो, नहीं। तो हर एक लेटर क्या है, आपको कुछ ना कुछ बातें बताएगा। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ टी, तो टी यहां पे किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं? टेरिटरीज के नेम्स के लिए स्टैंड कर रहे हैं। टेरिटरीज का नेम मतलब क्या हो गया? जितने भी क्या है यहां पे स्टेट के नेम हो गए, ठीक है, उसके अलावा यूटी के नेम हो गए। इनकी जो लिस्ट है उसको हम क्या कहते हैं? पहला स्केड्यूल कहते हैं,
ठीक है, ये क्या है, एक तरीके की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि स्टेट का नाम क्या है, ठीक है, यूटी का नाम क्या है, इसके अलावा भी अगर कोई छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं उनके अंदर उनका नाम क्या है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट क्या है, ई स्टैंड्स फॉर इमोल्यूमेंट्स। ना इमोल्यूमेंट्स क्या होता है, एक तरीके की सैलरी हो गई। अब देखो आपकी भी जब सरकारी जॉब लगेगी तो आपको भी तो सैलरी मिलेगी, है ना, वही सारी सैलरीज जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि प्रेसिडेंट की कितनी सैलरी है, गवर्नर की कितनी सैलरी है, जजेस में भी आ जाता है सुप्रीम कोर्ट जजेस, फिर आता है हाई कोर्ट जजेस, फिर यहाँ पे आ जाता है आपका सबऑर्डिनेट जज। ठीक है, कि भाई सबऑर्डिनेट जो जजेस होते हैं उनकी कितनी क्या हो रहती है, आपकी सैलरी रहती है। यही नहीं, अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में डिफरेंट क्या है आपकी पोजीशंस होती हैं और हर पोजीशन की एक सैलरी है। मान लो क्लरिकल डिपार्टमेंट में अलग सैलरी है, ऑफिसर डिपार्टमेंट में अलग सैलरी है, तो ईच एंड एवरी सैलरी क्यों और वो सैलरी उसको ही क्यों दी गई है वो भी क्या है यहाँ पे मेंशन किया जाता है, राइट। सो अगेन ये क्या है, एक तरीके की लिस्ट है जिससे एक क्वेश्चन आप यहाँ पे क्रैक कर सकते हो। सो देयर वाज अ क्वेश्चन, एक एग्जाम में पूछा गया था, स्पेसिफिकली एसएससी एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट फॉर्म में कौन सा डेटा प्रेजेंट है। तो लिस्ट फॉर्म में स्केड्यूल्स जो हैं वो आपके प्रेजेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, दे आर प्रेजेंट इन लिस्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ए से अफर्मेशन और यहां पे है ओथ इन अफर्मेशन। आपने देखा होगा जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता है, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, जब भी कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, वो पहले ओथ लेते हैं। यही नहीं, अगर आपने आर्मी में भी देखा होगा, चाहे आप एयरफोर्स में चले जाइए, चाहे आप आर्मी में चले जाइए, आप वहां पे देखेंगे कि हाँ वो लोग भी ज्वाइन करने से पहले क्या लेते हैं, ओथ लेते हैं। वही सारी ओथ जो है कहां पे लिखी गई है, इस पर्टिकुलर स्केड्यूल में लिखी गई है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, सो आर स्टैंड्स फॉर राज्यसभा एंड पूरा स्केड्यूल क्या है कि राज्यसभा में सीट्स कैसे एलोकेट होंगी, राइट। अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पे जो आपकी सीट्स एलोकेशन होती है वो देखो दो पार्ट्स में ऑब्वियसली क्या होती है, डिवाइड होती है। पहली होती है भाई स्टेट वाले एरिया में और दूसरी होती है यूटीज वाले एरिया में। ठीक है, तो ये स्टेट एलोकेशन कैसे की गई है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए एस किसको रेफर करता है, स्केड्यूल एरियाज को एंड स्केड्यूल ट्राइब्स को। ठीक है, कि इनके रिगार्डिंग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होंगे वो यहाँ पे कवर होंगे। नाउ अगर मैं बात करती हूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, देखिए जो ट्राइब्स है ना, अब हम इनको जैसे अर्बन चल रहा है, जैसे रूरल चल रहा है, वैसे एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए, कुछ डिफरेंट प्रोसेस चाहिए, हमें कुछ डिफरेंट मेथड्स चाहिए और वही सारे मेथड्स की जो लिस्ट है वो हमें इस पर्टिकुलर स्केड्यूल में देखने को मिलती है। ठीक है, अब एक चीज आप याद रखेंगे कि यहाँ पे सारे स्केड्यूल एरियाज के बारे में बात की गई है, बट एक चीज हाईलाइट की गई है, दैट इज ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब आप कहोगे कि मैम ऐसा क्यों, क्योंकि इसके आगे आने वाले स्केड्यूल में हमने उन सारी ही स्टेट्स के बारे में बात कर ली है और उन सारी ही स्टेट्स में सेम जो ट्राइबल एरियाज है उनकी डिस्कशन कर ली है। अगेन प्लीज यहां पे स्टार मार्क कर लेना, इससे आते हैं आपके नॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन।
अब नॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं ये याद रखना, आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा कि पार्ट 6 में इन चारों में से कौन सी स्टेट के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पार्ट 6 में सिर्फ 4 ही स्टेट्स आई हैं। वो कौन कौन सी हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एंड एक आपका छोटा सा होमवर्क है, मुझे आप इन चारों स्टेट्स की कैपिटल्स जो हैं वो भी बताएंगे। एंड जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम कैपिटल्स भी क्या आपके फर्स्ट स्केड्यूल में लिखी जाती हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस, बिल्कुल, क्यों नहीं लिखी जाएंगी। जब वहां पे स्टेट लिखी जा रही है, यूटीज लिखी जा रही हैं, तो उनकी कैपिटल्स की भी लिस्ट जो है वो वहीं पे मेंशन की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एफ क्या है? फेडरल पावर्स। नाउ व्हाट इज फेडरल पावर? आप इसको क्या बोल सकते हैं? फेडरल सिस्टम भी बोल सकते हैं। और फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होती हैं? 3 लिस्ट होती हैं। फर्स्ट इज यूनियन, सेकंड इज स्टेट एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो इस लिस्ट में क्या क्या बातें की गई हैं वो हमारे 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि हमारे पास क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज भी हैं, बट रीजनल लैंग्वेज ऑफिशियल क्यों नहीं बन सकती, मैं बता देती हूं। अगर आप कोई हैं जो हिमाचल से ये देख रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में ना कांगड़ी बोली जाती है, मंडियाली बोली जाती है। ठीक है, और कांगड़ी के भी बहुत सारे क्या है? वेरिएशंस है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कांगड़ा में एंटर किया, ठीक है, तो वहां पे मैंने किसी की हिमाचली सुनी, मैं सेम हिमाचली को अपने दिमाग के रख के पालमपुर जाऊंगी, पालमपुर में थोड़ी सी डिफरेंट वेरिएशन है, धर्मशाला में देयर इज अ वेरिएशन। ठीक है, और वहां पे ऐसे भी बोलते हैं कि जो हिमाचली है वो इसलिए भी अलग है क्योंकि अपर हिमाचली अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, और जो थोड़े नीचे रहते हैं हिमाचल के, यानी ज्यादा वहां पे हाइट्स नहीं है, वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी अलग हिमाचली है। तो वो क्या है? रीजनल लैंग्वेजेस है। ठीक है, जिसमें हमें क्या है? बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा में बागड़ी बोलते हैं, राइट। अब आप सुनेंगे, सो मैंने एक टर्म सुनी थी हरियाणा में, भड़क। अब भड़क अगर मैं हिंदी में बोलूंगी तो वो लगेगा ना अरे कोई गुस्से में है, बट हरियाणा में भड़क का मतलब होता है इरिटेशन, राइट। सो ये क्या है? रीजनल लैंग्वेज है जहां पे हमें बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती है, जिनकी हमारे पास कोई ना स्क्रिप्ट नहीं है। दैट्स व्हाई दीज लैंग्वेजेस आर नॉट ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या है? कि कुछ ऐसे लॉज जो क्या करेंगे? प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाएंगे, जुडिशियल रिव्यूज किए जाएंगे ना। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? यहीं पे समझ लो। आप आर्टिकल 13 में भी इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। आप पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में पढ़ोगे। इसका कहना है कोई भी ऐसा आप क्या लेके आ रहे हो? लॉ लेके आ रहे हो, रूल लेके आ रहे हो जो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हैं? वॉयलेट कर रहे हैं, तो इस रूल को हम लोग नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, ये बातें कहां पे लिखी गई हैं? इसमें लिखी गई हैं, राइट। बट अगर मैं बात करती हूं तो स्पेसिफिकली एक चीज को हाईलाइट करता है, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स, कि ये जुडिशियल रिव्यू तो सारे लॉज के लिए है, लेकिन शेड्यूल 9 में मैं सबकी बात कर देता हूं, बट सबसे ऊपर किसकी बात करता हूं? लैंड के लिए। कि यार देखो, लैंड में कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स में बेसिकली कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, वायलेशन नहीं होना चाहिए। हर किसी को न्याय जो है वो यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो ये चीज आप याद रखना कि इसमें से आपके हमेशा अमेंडमेंट के तहत बहुत क्वेश्चन जो है बनेंगे, राइट। नेक्स्ट वी हैव डी। डी स्टैंड्स फॉर डिफेक्शन। अब डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? एनी एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो कोई भी इंसान पकड़ा जाता है कि यार देखो, यू आर नॉट
100% ट्रूथफुल टू योर पोजीशन, तो उसको हम इन्हीं सारे जो यहाँ पे लिखे गए हैं स्टेटमेंट्स, यहाँ पे जो लॉज लिखे गए हैं, उन्हीं को देखते हुए क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो भी कंसीडर कर सकते हो कि अगर कोई भी इंसान 100% ट्रूथफुल नहीं है अपनी पोजीशन को लेके, चाहे वो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर हो, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ठीक है, उन सबको ये कहा जाता है देखो अगर आप ट्रूथफुल नहीं रहोगे, अगर आप फेयर डिसीजंस नहीं लोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई जो है कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव पी स्टैंड्स फॉर पंचायती राज, जो 11th शेड्यूल में आता है। याद रखिएगा ये आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही आया है और 1992 में ही आया है, ठीक है। पंचायत क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट अगर हम बात करते हैं, और लोकल गवर्नमेंट कहाँ के लिए अगर मैं बात करूंगी तो दैट इज योर रूरल एरियाज। ओके, अब रूरल की बात हो गई है तो अर्बन को क्यों छोड़े, तो म्युनिसिपैलिटीज क्या है, एक तरीके से लोकल गवर्नमेंट है, बट किसके लिए है, तो वो है आपके अर्बन एरियाज के लिए है। ये भी एक अमेंडमेंट के तहत आए हैं, दैट इज योर 74th अमेंडमेंट एक्ट। कौन से ईयर में हुआ है, 1992 में ही ये जो है अमेंडमेंट आपका किया गया है, ठीक है। सो इसी के साथ आपके जितने भी पार्ट्स हो गए, जितने भी स्केड्यूल्स हो गए, वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज अपना हेल्थ का अच्छी तरह ध्यान रखो, स्टे हाइड्रेटेड एंड प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। जो भी आपका टारगेटेड एग्जाम है उसको टारगेट करो, अच्छे से पढ़ाई करो और एक बार में निकाल दो। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।